तो स्टार्ट करने वाले हैं हम आज की क्लास में ज्योमेट्री वन वाला। अपना जो मोस्ट बेसिक चीज इसमें ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में ना इस वाले पूरे चैप्टर में ना हम लोग 4 से 5 क्लास करते हैं ज्योमेट्री की। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसमें हम लोग जो है ना 4 से 5 क्लास करेंगे ज्योमेट्री की ना। और उन 4 से 5 क्लास में आई होप कि वो जो भी तुम्हारा मेन मेन कंटेंट होता है ना ओवरऑल, वो सारा कुछ कवर इसमें हो जाता है 4 से 5 क्लास में। तो उसमें क्या है कि पहली क्लास में जो ये बेसिक एंगल्स वगैरह के बारे में, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी थ्योरम है, तो वो सब जनरल एक आइडिया उसका दिया जाता है। दूसरे में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर तुम्हारा एक सर्कल के बारे में एक क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक क्लास तुम्हारी होगी उसकी क्या कहते हैं मेंसुरेशन की। और इन 4 से 5 क्लास में ऑलमोस्ट जो है वो हमारा सिलेबस जो है ना वो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले ना ये तीन जो टर्म मैंने सामने लिखे हुए हैं ना तुम्हारे, एक टर्म है तुम्हारा एक्सियम, थ्योरम एंड एनेक्स्योर। तो ये तीन एक ऐसे टर्म है जो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं ज्योमेट्री की जब बात की जाए तुम्हारे सामने। तो मेरा क्या रहता है कि पहले ना इन इन वर्ड से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं और बाकी चीज़ पे बाद में बात कर ली जाएगी। तो जैसे एक्सियम की अगर बात की जाए, थ्योरम तो तुमने बहुत बार सुना होगा ये थ्योरम। ये थ्योरम में यू शायद आएगा, ठीक है, ये होगा। तो एक्सियोम वर्ड और एनेक्स्योर वर्ड शायद तुम्हारे लिए नया होगा, थ्योरम तुमने पहले भी कभी सुना होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं एक्सियोम क्या होता है कि एक ऐसा फैक्ट मैथमेटिक्स का जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि प्रूव करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि उसे प्रूव चाहिए ही नहीं। मतलब किसी मैथमेटिशियन ने बोल दिया कि भी ऐसा है तो है, देर इज नो नीड टू प्रूव इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तुमको बोलूँ कि एक लाइन बनाई बीच में, और इनके बीच में जो गैप था, इस गैप को ना साइंटिस्ट ने बोल दिया एंगल। हम बचपन से आज तक इसको एंगल ही पढ़ते आते हैं। लेकिन ये एंगल क्यों बोला गया, इसको इसको प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, ना ही हमने कभी किया है इसको प्रूव। ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सियोम कहलाता है, वो चीज जिसको प्रूव करने की जरूरत ना हो। अब बात आती है थ्योरम की। थ्योरम तो तुम्हें पता है, जिसको प्रूव करना पड़ता है, विच नीड प्रूफ। और इसको प्रूव करने के बाद ही आप लोग जो है बता पाते हो किसी रिजल्ट को कि भी ऐसा है तो क्यों है। जैसे एक एक थ्योरम होती है कि ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो इसको ना प्रूव करना पड़ता है, तो वो हम फर्दर क्लास में आगे चल के इसको प्रूव करेंगे। लेकिन सिर्फ हमें इतना जानना अभी के लिए कि थ्योरम है। उसके बाद एनेक्स्योर क्या होता है। एनेक्स्योर आप ये कह सकते हो इन जनरल कि एक्सटेंशन ऑफ समथिंग, एक्सटेंशन ऑफ समथिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि एनेक्स्योर को आप ये बोल सकते हो, ऑलरेडी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है मैथमेटिक्स की, उस इंफॉर्मेशन को ना आपने एक्सटेंड किया और वो बना आपका एनेक्स्योर। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मैं बोलूँ कि कॉलेज का एक बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर आप ना कोई करिकुलम, कोई मतलब कोर्स वगैरह चलाते हो। बोला कि यार इसी को एक्सटेंड करके ना मतलब छोटा सा एक बिल्डिंग और बना दिया जाए, इसमें हम एक इसी को मतलब इसी डिपार्टमेंट के कोर्सेज को एक्सटेंड करके वो नई बिल्डिंग में शुरू करना चाहते हैं। तो हुआ क्या कि आइडिया कहाँ से लिया आपने, यहाँ से पहले वाले उससे, और एक नया आपने सेकंड प्रोजेक्ट बनाया उसी के बेसिस पे। तो वो आपका हो गया एनेक्स्योर। तो मैथमेटिक्स के टर्म में अगर बात की जाए कि ऑलरेडी जो एक गिवन इंफॉर्मेशन होती है, उस गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके जो आप फर्दर कोई रिजल्ट ड्राइव करते हो मैथमेटिक्स का, उसे बोलते हैं हम एनेक्स्योर। मतलब एक्सटेंशन ऑफ समथिंग, एक्सटेंशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट उससे। सबसे पहले ज्योमेट्री की अगर बात करेंगे तो सबसे पहली चीज जो होती है इसमें वो ये है तुम्हारा कि मोस्ट बेसिक फिगर ऑफ ज्योमेट्री की अगर बात की जाए ना, तो मोस्ट बेसिक फिगर ऑफ ज्योमेट्री होता है तुम्हारा पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, डायमेंशन लेस फिगर होता है ये, डायमेंशन लेस फिगर, उसी ये हो गया पॉइंट तुम्हारा। ठीक है, ये मोस्ट बेसिक फिगर होता है ज्योमेट्री का। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक पेन है, मैंने उसको कहीं भी टेक दिया, जहां भी मैंने उसको टेका तो वहां पर ना एक फिगर बना। ये जैसे मैंने इसको यहाँ बनाया, या इधर बनाया, या इधर बनाया, या इधर बनाया, तो पेन के डॉट को जब आप कॉपी पर टेकते हो ना, तो वहां पर एक फिगर ड्रॉ होता है। वो मोस्ट बेसिक फिगर होता है कि आपने पेन को जस्ट टच किया है,
आगे पीछे कहीं भी मूव नहीं करा है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, पॉइंट। पॉइंट इज अ डायमेंशन लेस फिगर, इसका कोई भी डायमेंशन हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आप किस उससे पॉइंट बना रहे हो, पतले पेन से बना रहे हो, मोटे पेन से बना रहे हो, या मार्कर से बना रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इसका कोई फिक्स डायमेंशन होता नहीं है, ठीक है। तो ये मोस्ट बेसिक फिगर होता है। अब जब तुमने पॉइंट बना दिया, तो पॉइंट जब पेन रख दिया है, तो पेन को कहीं तो आगे बढ़ाओगे, कहीं तो एक्सटेंड करोगे। तो पता लगा जी, यहाँ पर हमने क्या करा कि एक पॉइंट को जब तुमने कहीं पेन रखा तो उसको आगे बढ़ाओगे तो क्या बनेगा, बेसिक फिगर, लाइंस, है ना, लाइन बनेगी। तो लाइन क्या होता है, लाइन में तीन चीजें होती हैं, एक तुम्हारा ये लाइन हो गया, बीच वाला जो होता है तुम्हारा, इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट, और रे, तीसरा जो हो गया ये तुम्हारा रे होता है। इनका तीनों का डिफरेंस की अगर बात की जाएगी, तो लाइन क्या होता है, जिसका दोनों साइड ना कोई एंड नहीं होता है, कोई कोई मतलब एंड पॉइंट नहीं होता है, ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि तुमने किसी लाइन के बीच में से ना एक टुकड़ा काट के लगा दिया, मतलब उसका एंड पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का एंड पॉइंट उसका फिक्स है, कि तुमने यहाँ से यहाँ तक इस डायमेंशन का लाइन काटा, उसे बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। और रे हमारा क्या हो गया कि किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होके जो भी आपका लाइन एक्सटेंड करके जाता है, उसे हम रे बोलते हैं। जैसे कि इस तरह से एक एंगल बनता है ना, तो ये दो रे आपस में किसी एक वर्टेक्स पे मिलके ये एक्सटेंड किया जाता है इनको, तो ये तुम्हारा क्या बनाती है, एंगल बनाती है। तो हुआ क्या कि कहीं ना कहीं इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, हाँ एंड कहाँ पर है वो पता नहीं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जरूर होता है इनका। तो ये हो गया तुम्हारा रे के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है हमारा ज्योमेट्री में, वो होता है टू लाइंस। तो अगर टू लाइंस की हम लोग बात करें, तो टू लाइंस को आप ना दो तीन तरीके से बना सकते हो। तो टू लाइन को बनाने का सबसे पहला चीज क्या है कि वो आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आप उसको इंटरसेक्शन करा सकते हो। दो ही तरीके से बनाई जा सकती है अगर दो लाइन की बात करोगे तो, या और कोई तीसरा तरीका है, पैरेलल या इंटरसेक्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए कि इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, पैरेलल लाइन की यही प्रॉपर्टी होती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। अगर इसमें ये तुम्हारी ना एनसीईआरटी की बुक में थ्योरम भी दी हुई है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ऑन दी अदर हैंड इसका बिल्कुल ऑपोजिट अगर बोलोगे कि दो लाइन का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है, तो वो लाइंस जो है तुम्हारी पैरेलल लाइंस होती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनी। अब इंटरसेक्टिंग लाइन की अगर बात करें, तो इंटरसेक्शन ना दो तरह से होता है। एक तुम्हारा ये वाला इंटरसेक्शन जो फर्स्ट वाला है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन। और दूसरा वाला तुम्हें पता होगा बहुत अच्छे से, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। ये हुआ परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन बना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो एक खास बात क्या होती है कि जब इंटरसेक्ट करती है ना दो लाइन आपस में, तो एक यहाँ ना जोन क्रिएट होते हैं। और जब ये जोन क्रिएट होते हैं ना, इन जोन को बोला किसी मैथमेटिशियन ने एंगल। तो एंगल का डेरिवेशन ना यहीं से हुआ था, कि आपने दो लाइन को जब आपस में इंटरसेक्ट कराया, तो उनके बीच में ना जोन क्रिएट हुए। तो पता चला यार ये जोन का साइज क्या है, अब ये कैसे पता चले, तो उन्होंने क्या बोला, यार इसको ना हम एक काम करते हैं ना, इसको एंगल बोल देते हैं, ठीक है। और एंगल का टोटल वैल्यू जो रखी, वो उन्होंने बोला कि 360 डिग्री का पूरा एक अगर सरकमफेरेंस वाला एंगल है, पूरा सर्कुलर एंगल अगर सेंटर एंगल है, तो उसमें बोला कि इनको एंगल को जोन बना देते हैं। उन जोन से ना तुमको एक आइडियली ये नजर आ रहा होगा कि अपोजिट वाले जोन ना दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो बोला कि यार ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों भी बराबर हैं इधर वाले। तो जब ये टोटल 360 डिग्री है, तो बोला यार इनको एक काम करो, इनको दोनों को एक्स बोल लो और इनको दोनों को वाई बोल लो, ठीक है यहाँ तक। तो पता चला जी, यहाँ दोनों को अपोजिट वालों को एक्स कर दिया, इधर अपोजिट वालों को वाई कर दिया। तो यहाँ से एक मैथमेटिक्स की एक और थ्योरम निकल के आती है कि इंटरसेक्टिंग लाइन में अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल।
ये गिने चुने रिजल्ट मैं तुम्हें मतलब लाइंस एंड एंगल वाले उसमें बताऊंगा, और इन्हीं से देख रहे हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं से बनने लगेंगे। ठीक है। अब ये बना तुम्हारा कि जब अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो यहाँ से पता चला जी, जब तुम्हारा ऑपोजिट एंगल बराबर है तो पता चला कि 2x+2y मिला के अगर वो 360 डिग्री है, क्योंकि सब तो 2 बार है, देखो x भी यहाँ पर 2 बार है और y भी यहाँ पर 2 बार है, तो 2x+2y अगर 360 डिग्री है, तो x+y पता चला जी, 360 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये 180 डिग्री बचेगा। तो 180 डिग्री बचा x+y का वैल्यू। अब x+y क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल। ये देख लो x+y क्या है हमारे, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल। और यहाँ से क्या हुआ कि ये भी तुम्हारा एक वो बना, मैथमेटिक्स का एक रिजल्ट बना कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और इनको तुम ना एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पर के एंगल का सम जो है ना वो 180 डिग्री होगा। मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन पे साथ में दो एंगल बन रहे हैं, इस तरह से अगर मैं बना दूं कि एक एंगल ये वाला और दूसरा इधर है, तो ये दोनों ना एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं तुम्हारे। तो दूसरा तुम्हारा क्या है कि ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन बना और ये चारों जोन ना इक्वल क्रिएट करता है। जैसे फर्स्ट वाले में ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन में ना इक्वल जोन क्रिएट अपोजिट वाले कर रहा था, चारों बराबर नहीं थे, तो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला और x+y का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है वो देखा। लेकिन परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन के चारों जोन अगर बराबर है तो 360 अगर था उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो ईच जोन का वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है। चलो ये तुम्हारा टू लाइंस वाला प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट बेसिक फिगर क्या होगा, थ्री लाइंस। अब थ्री लाइंस को आप कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, एक तो पैरेलल बना सकते हो उनको। ठीक है। और इसको पैरेलल को ना आप जीरो इंटरसेक्शन भी बोलते हो। जो पैरेलल लाइन होती है, यहाँ पर तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, इसको बोलते हैं जीरो इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं वन इंटरसेक्शन। एक ही जगह इंटरसेक्ट करा है ना सेंटर में, वन इंटरसेक्शन। दूसरा वाला जो है ये आपको आप लोगों का दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टू पॉइंट इंटरसेक्शन। टू पॉइंट इंटरसेक्शन। और ये तीसरा वाला क्या हो गया तुम्हारा, थ्री पॉइंट इंटरसेक्शन। थ्री पॉइंट इंटरसेक्शन। अब इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे अगर मैं बात करूं पैरेलल लाइन की, तो पैरेलल लाइन का क्या हिसाब किताब होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनका हमेशा बराबर रहना चाहिए, तो दो लाइन पैरेलल होती है। एक बात तो ये है। दूसरा क्या है कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि फर्स्ट वाली लाइन अगर मैं बोलूँ कि LMN, अगर एल वाली लाइन एम के पैरेलल है और इन दोनों में से कोई भी एक लाइन अगर बीच वाली के पैरेलल है, तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर एल वाली लाइन एन के पैरेलल है, एन फॉर नेक्स्ट, एन के पैरेलल है, और इन दोनों में से बीच वाली लाइन अगर किसी भी एक के पैरेलल अगर है, तो वहां पर ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरा क्या है कि अगर वन पॉइंट इंटरसेक्शन की बात करते हैं, वन पॉइंट इंटरसेक्शन में वही वाली बात आ जाती है जो पीछे अभी हमने लोगों ने किया था। क्या था यहाँ पर, जोन क्रिएट होते हैं, देखो ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो बराबर होते हैं, या वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे मैंने बोला अगर इसको मैं एक्स बोल दूं इस वाले जोन को, है ना, सेकंड वाले को मैं वाई बोल दूं तो ये अपोजिट वाला भी वाई होगा, इधर वाले को मैं जेड बोल दूं तो ये भी जेड होगा। अब तुम देख लो यहाँ पर क्या है ना कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लग रही है, एक बात। दूसरा क्या है कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड का जो सम है ना, वो 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल है। ठीक है। दूसरा केस ये हो गया तुम्हारा, जब वन पॉइंट इंटरसेक्शन तीन लाइन करती है तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, ये बात मैं बार बार जो बोल रहा हूँ ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली चीज। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये जो अब नेक्स्ट वाला मैं बताने वाला हूँ ना, टू पॉइंट इंटरसेक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको भी आप लोग ना कहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी से ही बनाओगे। और ये दो आप लोगों को अगर पता चल गए तो समझो एंगल का बेड़ा पार है। वहां पर ट्राइंगल की थ्योरम ड्राइव करना या कोई भी एंगल का क्वेश्चन बनाना, 90% के अप्रोक्स क्वेश्चन जो है ना इन्हीं वाले उससे आप लोगों के बनेंगे, इन्हीं दो प्रॉपर्टीज से। तो ठीक है, ये हो गया आप लोगों का वन पॉइंट इंटरसेक्शन।
टू पॉइंट इंटरसेक्शन की बात की जाए और थ्री पॉइंट इंटरसेक्शन की बात की जाए तो वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो, अगर टू पॉइंट इंटरसेक्शन की बात की जाए तो टू पॉइंट इंटरसेक्शन में होता क्या है ना, जोन क्रिएट होते हैं कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। इस वाली लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो यह ना जोन क्रिएट होते हैं, ठीक है। और ये जोन को क्या बोला जाता है, नाम दे देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। तो वैसे इनिशियली जब आप लोगों ने काउंट किया ना, तो पता चला जी है ना, जोन तो 8 क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसी चीज को मैंने क्या बोला कि चलो जोन 8 क्रिएट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, और मैं क्या करता हूँ, ये वाली ऊपर वाली जो पैरेलल लाइन है ना, इसको नीचे ले जाके सेकंड वाली के ऊपर बिठा देता हूँ जाके। तो कहीं ना कहीं वहां, चलो बिठाने से पहले एक काम और कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो बराबर थे, ये तो हमें पता है। तो मैंने बोला अगर ये वाला जोन अगर 1 था तो ये भी 1 होना चाहिए, अगर वो वाला आप लोगों का 2 था तो ये भी 2 होना चाहिए। तो 3 4 की कहानी खत्म हो गई। दूसरी बात क्या है कि ये वाला जोन अगर 5 था तो ये भी 5 होना चाहिए, और ये वाला जोन अगर 6 था तो ये भी 6 होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट आर बराबर, है ना। ये मैंने बोल दिया पहले से, प्रॉपर्टी आप लोगों को बता दी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एक तो ये हो गया यहाँ तक का। अब होगा क्या कि जब ऊपर वाली लाइन को आप लोग नीचे लेकर आओगे ना, ऊपर वाली लाइन को जब नीचे लाके इसके ऊपर सेट कर दोगे, तो तुमको ये नजर आ रहा होगा पैरेलल लाइन है, तो वैसे ही जैसे ऊपर है वैसे ही इसके ऊपर आके पूरी की पूरी ये क्या करेगी, ओवरलैप कर जाएगी इसके ऊपर आके। और ओवरलैप करने के बाद जो आपको सेकंड फिगर नजर आ रहा है ना, कुछ इस टाइप की कंडीशन होगी। और कंडीशन क्या होगी कि ये वाला एंगल अगर 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, और ये वाला एंगल अगर 2 है तो ये वाला एंगल 2 होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जोन 8 क्रिएट हो रहे थे, एंगल 8 बन रहे थे। लेकिन अगर टाइप्स ऑफ एंगल की बात की जाए ना, तो सिर्फ दो ही तरह के एंगल बनते हैं, यहाँ पर 8 तरह के एंगल नहीं होते हैं। सिर्फ कितने तरह के एंगल होते हैं, दो टाइप के एंगल होते हैं। तो कहने का मतलब वहां पर क्या होता है कि तुमको एक बात समझ आ रही होगी, जो एंगल 1 है वो 3 के बराबर हो गया, तो एंगल 5 और 7 ये भी बराबर है 1 और 3 के। ये दिख भी रहा होगा तुमको। और वैसे जब लाइन को तुमने नीचे लाके सेट किया, तो तुमको वहां से भी समझ आया कि भाई ये आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इससे क्या हुआ, तुमको पता चला जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात की जाए तो 1 3 हो गया, 5 और 7 हो गया, 6 और 8 हो गया, 2 और 4 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ऊपर वाली लाइन को नीचे लाके सेट कर दिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 जो है ना, एंगल 5 के बराबर होगा, क्योंकि लाइन वैसी के वैसी आके जब नीचे सेट हुई, 1 वाले ने 5 की जगह ले ली। दूसरी बात क्या है, एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा, ये भी ठीक है। 2 वाला जो है 6 की जगह ले ली उसने आगे। एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा, और एंगल 8 वाला जो है वो एंगल किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। और इन सारे एंगल्स को क्या बोला गया, कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल्स इनको बोला गया, ठीक है। तो इनको कोरस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो बराबर होते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। और एंगल आप लोगों का, और क्यों होगा ये भी बता दूं मैं तुमको। जैसे 1 ने 5 की जगह ले ली, तो 3 भी तो 5 की जगह ले सकता है ना, बोलो। 1 ने अगर 5 की जगह ले ली, और 1 और 3 वाला बराबर है, तो 3 भी तो 5 की जगह ले सकता है, तो इसलिए बराबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 4 वाले ने यहाँ नीचे आके 8 की जगह ले ली है, तो तुम ये भी तो कह सकते हो कि मैंने 4 एंगल 6 को बोला, ये वाला 4 वाला एंगल 6 के बराबर है, तो 4 वाला जब 8 की जगह ले रहा है, तो 8 के अपोजिट वाला एंगल भी तो बराबर ही होगा ना। तो वहां पर क्या होगा कि ये एंगल आप लोगों के बन जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ज्यादातर इन्हीं का यूज होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और वहीं अगर मैं बात करूं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं आप लोगों के। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, बताओ।
एंगल 1:एंगल 7 है ना, और एंगल 2:एंगल 8। ये काइंड ऑफ वही बात हो गई जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट वाली। तो इसको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, मेनली ना आप लोगों का कोरस्पोंडिंग एंगल्स और आप लोगों का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। और उसके अलावे अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल की अगर बात करूं, तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल का अगर सम थे 180 डिग्री होता है, तो उनको आप लोग जो है सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। वही होगा क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी अगर कोई है, दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 90 डिग्री है, तो इन एंगल को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी देखो इनमें ना कहीं सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा क्या है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है वहां पर ना। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या है ना, आप देखो सी पहले आता है तो 90 पहले आता है, 90 डिग्री। वैसे ही एस बाद में आता है तो 180 डिग्री बाद में आता है काउंटिंग में। तो इस हिसाब से आप लोग याद रखोगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कंपेरेटिवली कि आप इसको वैसे करो। चलो, एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बता दी, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ना एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, अगर मैं इस तरह से, अगर मैं दोनों एंगल 4 और एंगल 5 को बाइसेक्ट कर देता हूँ और किसी एक पॉइंट पे ये जाके यहाँ पर मिल जाते हैं, तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे मिलेंगे ना, उस पॉइंट पे जो बनने वाला एंगल है ना वो 90 डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। रीजन शायद आप लोगों को इसमें नजर आ रहा होगा। रीजन मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो सम है ना, वो 180 डिग्री होगा। आप देख लो, एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री होता है। एंगल अगर मैं 5 की जगह एंगल 3 रख लूँ, तो एंगल 4 और एंगल 3 का सम 180 डिग्री होता है, और 3 और 5 बराबर है क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 3 और 5 बराबर है तो 4 और 5 का सम भी 180 डिग्री होगा। और हुआ क्या है कि 180 डिग्री था और तुमने दोनों को बाइसेक्ट कर दिया, आधा आधा कर दिया दोनों को। तो जब बाइसेक्ट करोगे तो 180 डिग्री भी तो बाइसेक्ट हो जाएगा ना। तो होगा क्या कि ये दोनों का एंगल 4 और एंगल 5 का सम जो था 180 डिग्री था, तुमने दोनों को बाइसेक्ट किया तो 90 तो उनका बचा, और 90 किसका बचेगा, जो बाहर वाला एंगल बचा है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, वाई द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री। अब जैसे मैंने बोला कि एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ABC। मैंने एंगल के नाम डाल दिए यहाँ पर XY और Z, XY और Z, इस तरह से एंगल डाल दिया। ठीक है। अब मुझे पता है कि एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z = 180 डिग्री, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है। अब देखो प्रूव करने के लिए क्या है, आपको पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। आपने एक ट्राइंगल बनाया, उस ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल है XY और Z। तो आप क्या करो, ऊपर ना एक लाइन ड्रॉ कर लो खुद से। मैंने ऊपर ये लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने से मुझे फायदा क्या होगा, एक्स तो मुझे पता था, तो ये नीचे वाला एंगल अगर आप लोगों का जेड है ना, तो ये वाला एंगल भी जेड हो जाएगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देख लो आप, अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ठीक है, और पैरेलल लाइन पे अगर आप एक ट्रांसवर्स लाइन मानते हो इस वाले को, इस तरह से अगर इनको ट्रांसवर्स लाइन कंसीडर करते हो पैरेलल लाइंस पे, तो होगा क्या कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। वैसे ही अगर ये एंगल वाई है इधर वाला, तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा वाई हो जाएगा। तो अब हुआ क्या कि जब ये तुमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा, तो वहां की प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के तुमने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन पे ना x + y + z बना दिया। तो वहां से क्या हुआ, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z = 180 डिग्री। नेक्स्ट बात आती है पॉलीगन की। देखो सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है हमें वो पता होना चाहिए कि पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, कि एनी enclosed फिगर विद नंबर ऑफ साइड्स।
एनी इंक्लोज्ड फिगर विद नंबर ऑफ साइड्स। तो उसमें जो मोस्ट बेसिक पॉलीगन होता है ना वो आपका ट्रायंगल होता है। मतलब इंक्लोज्ड फिगर होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो दो से तो नहीं बंद हो रहा था, लेकिन तीसरी लाइन जैसी आप लोगों ने बनाई या तीसरा पॉइंट जैसे ही डाला तो वो क्या हुआ, क्लोज हो गया, फिगर क्या हो गया, क्लोज हो गया। जब ये क्लोज हो गया ना तो इसको पॉलीगन बोल दिया गया। अब पॉलीगन का पहला फिगर क्या है, ट्रायंगल। उसके बाद आप लोगों का फिर क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, फिर पेंटागन आ जाता है, हेक्सागोन आ जाता है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाता है। ठीक है। तो पॉलीगन से एक चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके इंटरनल एंगल की बात और एक्सटर्नल एंगल की बात। लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलीगन ना दो तरह से होंगे। एक आप लोगों का रेगुलर पॉलीगन होगा और एक होता है इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन में तो चाहे इंटरनल एंगल की बात है ना, चाहे एक्सटर्नल एंगल की बात है, आप लोग ना उसको इजीली बता पाओगे। लेकिन अगर इरेगुलर पॉलीगन है तो उसको हमें यहाँ पर नहीं करना होता है। ठीक है, वो काम हमने इंजीनियर्स के लिए छोड़ा हुआ है करने के लिए, कि जो इरेगुलर पॉलीगन की कोई शेप है तो उसको उठा के आप लोग मेजर करके बताओ। हम रेगुलर पॉलीगन पे बात करेंगे। तो अगर पहले इंटरनल एंगल की बात करते हैं, तो अगर इंटरनल एंगल की बात की जाए रेगुलर पॉलीगन की, तो होता क्या है कि एक ट्राइंगल में आप लोगों को पता है कि 180 डिग्री सम होता है एक ट्राइंगल के सारे एंगल का। उसी को अगर तुम ट्राइंगल को अगर रेक्टेंगल बना देते हो, रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल बना देते हो, तो इसका तुमको पता था इनके सारे एंगल का सम जो है ना 360 डिग्री होता है। देखो, अब यहां से ना शायद तुमको एक चीज देखना पड़ेगा कि जब तीन साइड्स थी, जब तीन पॉइंट थे, तो एंगल का सम 180 डिग्री था। जब थ्री साइड्स थी तो 180 डिग्री। अगर फोर साइड्स हो गई तो 360 डिग्री हो गया। मतलब एक साइड बढ़ने से 180 डिग्री बढ़ गया। अगर मैं बोलूँ कि फाइव साइड्स वाला कोई पॉलीगन होगा तो आप बोलोगे भी 360 में 180 और ऐड कर दो तो 540 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ छः साइड वाला कोई कोई पॉलीगन होगा तो पता चला जी क्या हुआ कि 540 में 180 और ऐड कर दो, 18 चौक 72, 720 डिग्री हो गया। तो इनका क्या बन रहा है ना, आप लोगों को एक बात यहाँ से समझ आ रही होगी कि किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए जो पहली दो लाइन होती है ना, वो आप लोगों को एक इंक्लोज फिगर ही नहीं देती है। और जैसे ही एक लाइन और बढ़ती है, फर्दर एक लाइन और बढ़ती है अगर, तो वहां पर क्या होता है, 180 डिग्री वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। और वो फैक्ट क्या है कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि चार साइड वाला एक कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, उसके एंगल का सम कितना होगा। सपोज करो तुम्हें रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर का नहीं पता 360 डिग्री होता है, तो तुम कैसे करोगे। तुम क्या करोगे यार, देखो कि एक दो तीन चार पॉइंट है। चार पॉइंट में से जो पहले दो पॉइंट है ना, जो दो लाइन बननी है जिससे, वहां से तो कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन उसके बाद फर्दर हर एक पॉइंट से ना हमें 180 डिग्री का एंगल मिलने वाला है। तो आप क्या बोलोगे, चार पॉइंट वाले का एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। वैसे ही मैंने बोला छह साइड्स वाला कोई हुआ तो एक दो तीन चार पाँच छः वाला मैंने बना लिया। आपको पता है छह में से ही दो तो बेकार है, दो में तो कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन बाकी जो चार है ना, वो 180 डिग्री देगा हर एक। तो 180 इंटू फोर, 720 डिग्री। देख लो यहाँ पर 720 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से तुमको ना एक फॉर्मूले का डेरिवेशन होगा। और वो क्या है कि एन नंबर ऑफ साइड का अगर पॉलीगन है, और अगर आप उसमें से दो साइड्स पहली वाली माइनस कर देते हैं, फर्स्ट टू वाली जिससे पॉलीगन बनना नहीं है, और उसकी हर एक सब्सिक्वेंट वाली जो जितनी भी साइड्स आएंगी वो सब कितना एंगल देंगी, 180 डिग्री देंगी। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बना n-2 × 180 डिग्री इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एंगल ऑफ, मतलब सारे इंटरनल एंगल का सम जो है वो निकल के आता है इससे आप लोगों का। तो यहाँ पर अगर तुमको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 50 साइड्स का कोई पॉलीगन है, 50 साइड्स का कोई पॉलीगन है, उसके इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 50 - 2 × 180 डिग्री। तो 50 - 2 तो हो गया 48, और 48 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलोगे जी इतना सम होगा एंगल का। एक बात तो ये हो गई। दूसरा यहाँ पर क्या है कि अगर तुमको एंगल दिए हुए हैं तो वहां पर तुमको पूछा गया है कितनी साइड्स के पॉलीगन है। जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करूं तुम लोगों को,
भाई वैसे ही अगर तुमको बोला जाए कि भाई, अगर तुमको बोला जाए कि किसी पॉलीगन के इंटरनल एंगल का सम जो है ना 720 डिग्री है, तो वो कितनी साइड्स का पॉलीगन होगा, तुमको साइड्स पूछी जाए, तो तुम बोलोगे यार n-2 × 180 इक्वल टू 720 डिग्री। तो वहां पर क्या करोगे, 180 को इधर लाके डिवाइड करोगे, तो n-2 इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 180, ये तो 4 आ गया। तो n-2 का वैल्यू अगर 4 है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 4 + 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या है ना कि तुम इस वाले फॉर्मूले से, अगर तुम्हें एंगल का सम गिवन है तो तुम नंबर ऑफ साइड्स बता सकते हो, अगर तुम्हें नंबर ऑफ साइड्स पता है तो आप उनके एंगल का सम बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट आप लोगों का जो है, ये एक छोटा सा रिजल्ट है, ये कई बार बहुत काम आता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वो छोटा सा है, जैसे ABC बोला गया यहाँ पर, ABC, और इसको हमने हम लोगों को ना कुछ भी नाम दे लो, O दे लो, E दे लो, D दे लो, कुछ भी दे लेते हैं। और इन दोनों के ना यहाँ पर एंगल, ये वाला एंगल लग गया C, और ये वाला एंगल तुम्हारा बाहर वाले एंगल को बोला थीटा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना यहाँ पर, जो आप लोग यूज करने वाले हैं, वो ऊपर लिखी हुई है कि सम ऑफ इंटर टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल ऑफ ऑन अपोजिट वर्टेक्स टू गिवन एंगल। मतलब जो भी गिवन एंगल आप लोगों का होता है, उसके अपोजिट वर्टेक्स पे बनने वाले एक्सटर्नल एंगल के बराबर होते हैं ये दोनों एंगल। जैसे अगर मैं ये वाला एंगल ए बोलूँ, ये वाला एंगल बी अगर बोलूँ, तो अपोजिट वर्टेक्स पे ये दोनों थीटा के बराबर होंगे। और क्यों होंगे वो हम इसमें करने वाले हैं। तो होता क्या है कि अगर तुमको बोला जाए तीनों एंगल, ये वाला एंगल सी है, अगर तुमको बोला जाए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू पता चले 180 डिग्री, हमें पता है। ठीक है। और वहीं अगर स्ट्रेट लाइन की बात की जाए तुम लोगों को, कि एंगल सी प्लस एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि एंगल सी तो एंगल सी के साथ कॉमन हो गया, एंगल सी तो एंगल सी के साथ कॉमन हो गया। तो ये बाकी जो थीटा है वो किसके बराबर हुआ, एंगल ए और एंगल बी के बराबर ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल थीटा। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू एन एक्सटर्नल एंगल ऑन अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द गिवन एंगल्स। मतलब ये ए और बी एंगल जो है, अपोजिट वर्टेक्स पे बाहर की साइड बनने वाला जो थीटा था उसकी बराबर होते हैं। चलो, उसके बाद ना ये थोड़ा सा जो है क्लासिफिकेशन हमने इसमें किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेस पे क्लासिफिकेशन किया है। ये बहुत सारी ऐसी जनरल चीजें जो शायद ऑलरेडी तुम्हें पहले से पता होंगी, बट ये है कि एक क्विक रिवीजन होना जरूरी है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर बोला कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई भी एंगल जो होगा ना, वो सारे ही एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, कोई भी एंगल 90 या उससे बड़ा नहीं होता है। तो सारे लेस देन 90 डिग्री के एंगल अगर होंगे, तो उनको बोला गया तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये वाला। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोला गया कि किसी भी एक एंगल की वैल्यू अगर 90 है, या कोई भी एक एंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसको बोला गया राइट एंगल ट्राइंगल, किसी का भी एक का वैल्यू 90 डिग्री अगर है। ठीक है। दूसरा क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अगर आप लोग पढ़ ही रहे हो, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें होता है, वो होता है पाइथागोरस का, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वो होता है आप लोगों का, जैसे अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो है वो हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है। और इसमें कोई एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। और एक बात ये, दूसरी बात ये होती है कि किसी भी ट्राइंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल बन भी नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि दो एंगल बन जाए 90 डिग्री के, दो एंगल 90 के बनाओगे, तीसरा कहाँ जाएगा, तीसरा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पर दो एंगल, दो 90 डिग्री वाले एंगल का तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल, या ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है उस केस में। तीसरा क्या हो गया आप लोगों का, कि कोई भी एक एंगल अगर मोर देन 90 डिग्री बनता है, मोर देन 90 डिग्री अगर बन रहा है कोई भी एक एंगल, वो तुम्हारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और ये ऑब्वियस सी बात है कि 90 से 180 के बीच में ही बनेगा। क्यों? क्योंकि 180 से ऊपर तो बन ही नहीं सकता। और वो इसलिए क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के टोटल एंगल का सम ही 180 डिग्री होता है, तो किसी एक एंगल तो 180 डिग्री से ज्यादा मुमकिन ही नहीं है होना। ठीक है। दूसरी क्लासिफिकेशन आप लोगों की है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेस पे क्लासिफाई किया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर हैं, उसको बोला गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड बराबर है आपस में,
लेकिन तीसरी अलग है। दो साइड्स बराबर हैं लेकिन तीसरी अलग है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बहुत जरूरत पड़ेगी आप लोगों को जब आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी या उनकी कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी के बारे में पढ़ोगे, तभी इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हो गया। एक होता है आप लोगों का स्केलियन ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड ही अलग है बिल्कुल, कोई भी सेम नहीं है, तीनों ही अलग है। तो वो आप लोगों का हो गया स्केलियन ट्रायंगल। अब बात आती है कि हाउ कैन वी ड्रॉ ए ट्राइंगल विद साइड डायमेंशन। मतलब कई बार जो है साइड्स के ऊपर या साइड्स के डायमेंशन के ऊपर भी आप लोगों को एग्जाम में जो है ना वो क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर मान लो होता क्या है, जब आपको कोई ट्राइंगल बनाना होता है और वहां पर बोला जाए कि ट्राइंगल बनाने के लिए आपको ना तीन डायमेंशन उठा के दे दिया, एक डायमेंशन 2 दे दिया, एक 4 दे दिया और एक 7 दे दिया उठा के। बोला कि ये तीन साइड्स हैं आपके पास, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्राइंगल। तो होता क्या है, इसके लिए ना तुम्हें मैथ्स का एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप लोगों को एक ट्रायंगल बनाना होता है कि तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। एक ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन थर्ड साइड, शुड बी लेस देन थर्ड साइड। ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि जब भी आप लोग कोई ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन थर्ड साइड। यहाँ पर सम पता चला 2 + 4 6 होता है, ग्रेटर देन 7 है, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, पहले ही कहानी खत्म होगी शुरू में। अब बनने की अगर बात आए तो किस डायमेंशन पे बन सकता है, तो उसके लिए अगर मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल बोलूं, जैसे 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 अगर बोला जाए 4 6 और 9 ले लूँ अगर मैं, 4 6 और 9, तो ये देखो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 4 + 6 10 होता है, 9 से तो ज्यादा है, पहले तो सेटिस्फाई कर दिया। सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो 4 6 जो है वो 9 से ज्यादा होता है। दूसरी बात क्या है, किसी भी दो की बात करो आप, 4 + 6 कर लो 9 से ज्यादा होता है, 6 + 9 कर लो 4 से ज्यादा होता है, 4 + 9 कर लो तो 6 से ज्यादा होता है। आप किसी भी दो का सम करोगे तो वो तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, एक बात। दूसरा क्या है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन थर्ड साइड। डिफरेंस की अगर बात करो तो थर्ड साइड से कम होना चाहिए। 4 और 6 का डिफरेंस 2 होता है, 9 से कम है। 9 और 6 का डिफरेंस 3 होता है तो 4 से कम है। 4 और 9 का डिफरेंस 5 होता है तो वो 6 से कम है। तो ये दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर वो ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है कि ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल दूं कि एक साइड 5 है और ये दूसरी साइड 3 है, मतलब 2 ले लो, और उसके बाद बोला कि एक साइड और बोल दिया, वो 3 बोल दिया तुम लोगों को, एक और साइड तुम्हारे पास 3 है, तो क्या आप इससे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो कहने के लिए तो आप लोग ऐसे करके ड्रॉ कर दो, कुछ नहीं जाता है, इसको 5 बना दो, इसको 2 बना दो, इसको 3 बना दो, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, आप लोग यार ये देखो यार, ये 5 है अगर, और ये वाली साइड अगर 2 थी, और अगर 3 अगर इसमें और एक्सटेंड कर दो आप यहाँ से आगे, तो यार 5 वाला तो उसके बराबर हो गया ना, इन दोनों के बराबर, तो ये तो आके इसके ऊपर आके ओवरलैप हो जाएगा, और ओवरलैप हो गया तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी, ट्राइंगल कहाँ बन रहा है। तो उसलिए इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल आप लोगों का नहीं बनने वाला है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो। 4 6 और 9 था। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि जो लार्जेस्ट साइड होगी उसके अपोजिट पे वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल उतना ही बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे करके बना दूं, ये वाली साइड को 4 बोल दूं, ये वाली को 6 बोल दूं, ये वाली को 9 बोल दूं, तो 9 के अपोजिट में जो वर्टेक्स होगा ना, वो एंगल सबसे लार्जेस्ट होगा। जित सबसे बड़ा होगा तो सबसे लार्जेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये पक्का है कि ये प्रपोर्शन में बिल्कुल भी नहीं होता है, प्रपोर्शन में नहीं होता है। प्रपोर्शन का मतलब समझते हो, तुम लोगों को रेशो पढ़ाया था मैंने, रेशो एंड प्रपोर्शन। मतलब अगर ये साइड का रेशो अगर 4:6:9 है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर लार्जर साइड अगर 9 है
तो उसके अपोजिट वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल लार्जेस्ट होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुमको बोला जाए कि कोई, मैं बोलूँ कि 6:6:3 के रेशो में कोई साइड तुमको ले लिया, ठीक है। तो अगर मान लो ये वाला तुम्हारा जो है, अगर ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल x/2 जरूरी नहीं है होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये तो 6 6 था तो एक्स एक्स हो गया। लेकिन ये जो है आप लोगों का अगर 3 है तो जरूरी नहीं है कि वो एंगल x/2 हो जाएगा। तो हाफ या 1/3 या 1/4 की कोई भी सर्टेनिटी होती नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान आप लोगों को क्या रखना होता है कि अगर मैं बोलूँ कि इक्वल साइड है, जैसे मैंने ऊपर 6 6 बोला था, ये बोला था ना 6:6:3, अगर इक्वल साइड्स हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ कि साइड अगर डबल हो जाए, साइड अगर डबल हो जाए तो नोट नेसेसरी कि वो एंगल भी डबल हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंगल विल बी डबल, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होता है जब आप किसी ट्रायंगल की बनाने की बात करते हैं, तो वो दो कंडीशन प्लस उनके एंगल का ध्यान रखना होता है कि वो प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। लार्जर द साइड लार्जर द एंगल, स्मॉलर द साइड स्मॉलर द एंगल, बट नॉट इन प्रोपोर्शन। क्या ऐसा नहीं है कि वो 6:6:1 है तो तुम उसको 2:2:1 के रेशो में 180 डिग्री को बांट दो, क्योंकि तीनों एंगल का सम तो ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो तुम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। सो आई होप कि आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में इसको शेयर करें कि मेरा इसी तरह से रेगुलर वीडियोस के साथ आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बना बना के लाता रहूँगा। और बहुत इजीली हम सारी चीज़ों को डील करने वाले, ज्योमेट्री आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगेगा नहीं। ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी वीडियो में जो है इस तरह से हम फटाफट से जो है इसको कवर कर लेंगे। तो ओके, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।